नमस्कार, क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेश धस्माना। जब भी देश में फसलें बोई जाती हैं तो सिर्फ फसलें नहीं उगती हैं, देश का भविष्य उगता है। केंद्र सरकार की सोच में हमेशा ही किसान रहे हैं और किसानों को ही समर्पित एक नया अभियान शुरू हुआ है, विकसित संकल्प कृषि अभियान। जी हां, विकसित कृषि संकल्प अभियान एक ऐसा अभियान है जो पूरे देश भर में चलेगा और एक कृषि के लिए एक नया अध्याय इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जब 2170 टीमें एक साथ चलेंगी, 700 से अधिक जिलों में जो है किसानों से मिला जाएगा, 65,000 से अधिक गांव इसमें कवर किए जाएंगे और जो है किसानों को नई तकनीक के बारे में अवगत कराया जाएगा, तब एक नए कृषि अध्याय की शुरुआत भारत में होगी। और इसी पर हमारा साप्ताहिक संवाद का एक कार्यक्रम है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धर्मवीर सिंह, ICAR भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के साइंटिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला प्रश्न आपसे ये जानना चाहेंगे, भारतीय कृषि के लिए इस अभियान को एक नया अध्याय माना जा रहा है, आप किस तरीके से इस अध्याय को देख रहे हैं और कैसे ये कार्य करने जा रहा है अभियान आने वाले समय में? इसका जो मैं कहना चाहूँगा, जो मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने किसान भाइयों को नई तकनीकों से अवगत कराएं, क्योंकि नई तकनीकें एक दिन का काम नहीं है, वो आती रहती हैं। हमारा अनुसंधान का कार्य चलता रहता है और उसमें नई नई तकनीकें आती रहती है, तो उनसे अवगत कराना, किसानों की समस्याओं के बारे में और जानना, जिससे कि वैज्ञानिक अपने शोध को और अच्छा कर सके। इसके अलावा हमारे देश में हमारी सरकार द्वारा बहुत अच्छी स्कीमें किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, उनके बारे में जागरूकता किसानों को अवगत कराना और एक तरह से किसानों के पास जाके जब वैज्ञानिक खुद उनसे बातचीत करेगा, उनकी समस्याएं देखेगा, तो वो कुछ चीज़ें सीखेगा और अपने रिसर्च को भी बदलेगा और उनकी समस्याओं के एक अच्छे समाधान आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लेके पूरे देश में एक तरह से विकसित कृषि का संकल्प लेके ये अभियान चालू किया गया है और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है, जिसको हमें कहना चाहिए, जो हमारा एक मिशन है हमारी सरकार का, 2047 में हम भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कृषि भी एक बहुत ही मुख्य आपका आधार है, क्योंकि हमारा देश तो अभी भी कृषि प्रधान देश है जी। और उसके लिए कृषि का भी विकसित होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम परिकल्पना करते हैं कि हमारा एक विकसित भारत होगा, तो उसके लिए कृषि का भी विकसित होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए एक तरह से ये अभियान चल रहा है और ये 15 दिन तक चलेगा। 29 मई से शुरू हुआ है और 12 जून तक ये चलेगा, जैसा कि आपने बताया। 700 जिलों में ये चलेगा और करीब 1.5 करोड़ किसान इससे कवर किए जाएंगे। डायरेक्ट जो है वैज्ञानिक किसानों के खेतों पे जाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे, उनके समस्याओं को सुनेंगे, उनको नई तकनीकें बताएंगे। तो ये सब चीज़ें इस प्रोग्राम में है। जिस तरीके से नाम दिया गया है विकसित कृषि, आपको लग रहा है कि जब से मोदी सरकार का जो खासा फोकस रहा है किसानों पर, हम जब बजट में देखते हैं तो किसानों के लिए अलग से बजट तय किया जाता है, कृषि को हम और उन्नत कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। अब जब हम इन 12 दिनों की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इन 12 दिनों में हम जो है जब 2170 टीमें जाएंगी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 65,000 गांव हम कवर करने जा रहे हैं, 1.5 करोड़ किसानों से हम मिलेंगे, एक वृहद स्तर पर यह अभियान चलने जा रहा है। आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट जो है 15 दिनों के बाद हमें आने वाले समय में दिखना भी शुरू हो जाएगा, जब किसान अवेयर होंगे नई नई तकनीक से कि बाहरी देशों में कौन सी तकनीक चल रही है, वो हम अपने देश में लाएंगे और उसके बाद एक उन्नत किस्म की जो है एक बदलाव होता हम देखेंगे भारतीय कृषि में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इससे एक अच्छा बदलाव आएगा और ये बड़ा अच्छा समय है जिस समय इस प्रोग्राम को रखा गया है। अभी खरीफ का हमारा सीज़न चालू हो गया है और इस सीज़न को भी ध्यान में रखते हुए किसान किस तरह की अभी अपनी क्रियाएं करें, किस तरह के अभी साधन अपनाएं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और जब किसानों को किसी चीज़ से फ़ायदा दिखेगा जी, तो उन चीज़ों का और ज़्यादा प्रचार होगा, उनको और किसान और दूसरे किसान भी सभी
किसान अपनाएंगे और एक कृषि में बहुत अच्छा उछाल, एक तरह से बहुत अच्छी प्रगति हमको देखने को मिलेगी। और ऐसे में जो टीम्स उनसे जुड़ेंगे, वैज्ञानिक जुड़ेंगे, उन्हें भी किसानों की क्या समस्याएं हैं वो सीधा जानने का मौका मिलेगा। एक किसान संवाद जैसा वातावरण हमें दिखाई देगा, जहां पर किसान सीधे संवाद कर रहे होंगे टीमों के साथ। खुद जो है कृषि मंत्री जो है प्रवास करेंगे कई राज्यों का, तो एक किसानों के लिए भी एक बड़ा मौका है और कृषि मंत्रालय के लिए भी बड़ा मौका है, विभागों के लिए एक बड़ा मौका है, जब वो जान पाएंगे कि किसानों की असल समस्याएं क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और हमारे देश में कृषि अनुसंधान का जो नेटवर्क है एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, और इसी की वजह से ही आज हम लोग जो जिसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी हमारे देश में है, वो उसी की देन है। और किसान भाई तो मुख्य रूप से उसमें अग्रणीय पंक्ति में आते हैं। बस इनके पीछे हमारी कृषि अनुसंधान जो इतना बड़ा नेटवर्क है हमारे पूरे देश में, और कोई भी चीज़ कृषि में जो भी हैं, चाहे फसलें हों, चाहे पशुधन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे मिथुन हो, चाहे मखाना हो, कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो कि कृषि अनुसंधान से छुटी है। तो हर क्षेत्र में कृषि के अनुसंधान संस्थान हैं, और हमारे किसान भाइयों को हर तरीके की जो जानकारियाँ, जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उनको बताया जाता है। और इसको तो एक अभियान के रूप में, मिशन के रूप में भी लिया गया है। तो इससे और अच्छा जो एक तरह से वातावरण क्रिएट हुआ है, और किसान भाई इससे काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। और डॉक्टर धर्मवीर जी, आपको ये भी लगता है कि किसानों की चुनौतियों के साथ आने वाले समय में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, वनाग्नि हम देखते हैं, अगर उत्तराखंड की खासकर बात की जाए, काश्तकार बेहद परेशान रहते हैं वनाग्नि से। और अगर हम रूरल एरियाज़, बाकी एरियाज़ में चले जाएं, जैसे वहाँ पर जो है जल स्तर घटता जा रहा है, ये एक बड़ी समस्या किसानों के समक्ष है। तो ये जानने का भी मौका हमें मिलेगा कि कहाँ। बिल्कुल, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कृषि की बात करें, तो यहाँ पे जो आपके चैलेंजेस हैं, समस्याएं हैं, वो और भी अलग तरीके की हैं। किसानों की खेती बड़ी बुरी तरह से कई बार प्रभावित हो जाती है। हमारे यहाँ कई बार जैसे बादल फटना या और भी कई तरह के कारण इस तरह के हैं। हमारी ढालू ज़मीनें हैं, और रेनफॉल का भी उस तरह का अलग हिसाब किताब है, फ्रेजाइल सिस्टम है। तो यहाँ पे चुनौतियाँ और ज़्यादा हैं, और इन चुनौतियों में मृदा एवं जल संरक्षण का जो कार्य है, जैसा कि आपने बताया कि वन अग्नि का भी यहाँ पे जो फॉरेस्ट फायर जिसको कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर मिट्टी और पानी का संरक्षण पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छा होगा, तो पूरे के पूरे एरिया में पानी का एक तरह से जल स्तर, जैसे आपने बताया, वो भी उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और पूरा एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, और कई और चीज़ें भी इससे अच्छी होंगी। और खासकर से जलाग्नि की जो आप ये फॉरेस्ट फायर की बात कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। अगर संरक्षण की हम बात करें, जल और जंगल ज़मीन, यहाँ तो एक तरह से नारा दिया जाता है। तो जब तक इन चीज़ों के लिए हम लोग बताएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, अपने किसान भाइयों से इन चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे, उनको समस्याएं नहीं एक तरह से बताएंगे नहीं कि भाई देखिएगा अगर जंगल जल जाएगा तो आपकी किस तरह की समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी, तो उन पे चर्चा जारी रहनी चाहिए। और इस अभियान में भी इन सब चीज़ों को जोड़ा गया है। और ख़ासकर से जिस संस्थान से मैं आता हूँ, वो संस्थान मिट्टी और पानी संरक्षण का संस्थान है। तो हमारे यहाँ वैज्ञानिक खासकर से पहाड़ी क्षेत्रों में या जितने भी ज़िले हम लोग कवर कर रहे हैं, उनमें इन चीज़ों पे खास ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जल और मिट्टी के संरक्षण को बढ़ावा दें, और जल जंगल ज़मीन का यहाँ पे एक तरह से अच्छे तरीके से हम अच्छा एक वातावरण क्रिएट कर सके, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, तो हमारे प्रदेश के लिए अच्छा होगा। डॉक्टर धर्मवीर जी, बहुत सारे प्रश्न मेरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मेरे मन में हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम कह रहे हैं 2170 टीमें जो बनकर आ रही हैं, पूरे देश में प्रवास करेंगी, किसानों से मिलेंगी, कौन कौन लोग इस टीमों में शामिल होने जा रहा है? हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उसमें कई किसान भी होंगे, वो भी जानना चाह रहे होंगे कौन कौन सी टीमें आएंगी, क्या कुछ बताया उन्हें जाएगा, कैसे जो है उनसे संवाद किया जाएगा, इसके बारे में कुछ बताना। हाँ, इसमें खासकर से इन टीमों की जो विशेषज्ञ जो एक तरह से खासियत है, इनमें हर एक टीम में
एक या दो विशेषज्ञ जरूरी है। जी। हमारा जो प्रदेश का कृषि विभाग है जी। उसके जो अधिकारी लोग हैं या उसके कर्मचारी लोग हैं, उनके साथ साथ जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र पूरी तरह से इनके साथ में जुड़ के टीमें बनी हुई हैं। इसके अलावा जो कृषि अनुसंधान परिषद के हमारे जो ICAR के संस्थान हैं, तो उनकी अलग से जिम्मेदारी दी गई है। एक विशेषज्ञों की टीम वहाँ से भी अलग अलग टीमें निर्धारित की गई हैं और वो टीमें भी पूरे एरिया को कवर कर रही हैं। तो इसकी खासियत क्या है कि विशेषज्ञ भी साथ जा रहे हैं। हमारे कृषि विभाग के जो लोग हमारी योजनाओं को एक तरह से धरातल पे उतारते हैं, किसानों के साथ वो ज़्यादा काम करते हैं, तो उनके साथ वैज्ञानिक लोग भी जा रहे हैं और वैज्ञानिक वहीं पे उसी गांव में ही बैठ के वहाँ वो संवाद करेंगे और किसी तरह की अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान सुझाएंगे। और कोई अगर नई समस्या इस तरह की सामने आती है कि जिसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो वो भी हमारे देश के लिए अच्छा होगा, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा होगा। तो खासकर से विशेषज्ञ इन टीमों में जा रहे हैं और वो डायरेक्ट जो है एक तरह से संवाद कर रहे हैं किसानों से, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं को किस तरह का समाधान हो सकता है या कहाँ से रिसोर्स वो जुटा सकते हैं। रिसोर्स चाहे वो फंड का हो या फिर सीड का हो या और दूसरे इनपुट्स का हो, तो किस तरह से स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं जी। तो वो सारी चीज़ें इसमें रखा गया है इस अभियान में। और सर ये भी जानना चाहेंगे, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, यहाँ जो है मौसम आधारित फसलें होती हैं, ऐसे में उत्तराखंड को खास फोकस करके, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि जब भी खेती की बात की जाती है तो कई तरह की चुनौतियाँ भी काश्तकारों के समक्ष होती हैं, उसके लिहाज से एक अलग रणनीति जो है उत्तराखंड राज्य के लिए तैयार की गई। बिल्कुल, यहाँ की जो रणनीति में खास बात रही है, एक तो यहाँ के लिए बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड में मिट्टी और पानी से संबंधित रिसर्च संस्थान। यहाँ हमारे देश का जो इस विषय से जुड़ा हुआ संस्थान है ICAR का, वो यहीं पे स्थित है। और दूसरा इसके अलावा एक यहाँ पे और बहुत मुख्य संस्थान है VPKS अल्मोड़ा में जो स्थित है। तो ये दो संस्थान तो बड़े खास संस्थान हैं। इसके अलावा हमारे पास पंतनगर यूनिवर्सिटी है जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे पास में कृषि रिसर्च के लिए। इसके अलावा हमारे पास हर एक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार जो कृषि विज्ञान केंद्र पहले से ही कार्यरत हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी योजनाएं उस तरह से बना के रखी हैं या संस्थानों ने भी अपनी जो टीमों को रखा है या सलाह दी है या जो वो सामग्री लेके जा रहे हैं साथ में जो किसानों से बातचीत करनी है, तो यहाँ की स्थानीय समस्याएं, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ख़ासकर से मिट्टी और पानी के संरक्षण की बात को ध्यान में रखते हुए, जंगल के संरक्षण की बात को ध्यान में रखते हुए ये टीमें गठित की गई हैं और इस विषय को खासकर से यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, हमारे प्रदेश के। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि मैदानी इलाकों की परिप्रेक्ष्य जो दुर्गम इलाके हैं, सीमांत इलाके हैं, वो कई ऐसे इलाके हैं जो पलायन की समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे में क्या एक बड़ी चुनौती जो है जो टीम यहाँ पर आएंगी उनके लिए समक्ष भी है कि जब पलायन जहाँ जिन इलाकों में हो गया है वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर समझाना कि आपको यहाँ खेती करनी है, आप नई तकनीक से खेती कर सकते हैं जिससे जो है ज़्यादा उपज होगी और आपको ज़्यादा राजस्व मिलेगा उससे। तो एक बड़ी चुनौती मानते हैं मैदानी इलाकों की परिप्रेक्ष्य दुर्गम और सीमांत इलाकों। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं तो बहुत पहले से इस चीज़ को कहता रहा हूँ, जहाँ पे जिस जगह भी मुझे मौका मिला है, कृषि विकास बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पलायन रोकना है, माइग्रेशन को आपको एड्रेस करना है, तो कृषि विकास बहुत ज़रूरी है। और कृषि विकास के साथ में आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि वो फ़ायदेमंद हो। जब तक वो लाभप्रद नहीं होगी कृषि, तो हमारे किसान भाई या उनकी आगे बच्चे वहाँ पे वो रहना उतना उचित नहीं समझेंगे। तो इसको लाभप्रद करना है। अगर लाभप्रद होगी तो नेचुरली वहाँ पे माइग्रेशन रुकेगा। मेरा खुद का एक लाइव एग्जाम्पल है हटाल और सैंज विलेज का। तो वहाँ पे मेरा ही किया हुआ प्रोजेक्ट है, वो लाइव एग्जाम्पल है, जहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। 24 फैमिली सैंज गांव की वापस आके उस गांव में बस गई हैं।
जी, ये तो 4 बड़ा से 6 achievement है। करोड़ रुपए एनुअली टमाटो और गोभी बेचते हैं, तो उनकी कृषि लाभप्रद हो पाई, लाभप्रद हुई। पानी की व्यवस्था वहाँ करके इंटर वाटरशेड वाटर ट्रांसफ़र एक टेक्नोलॉजी होती है, जी उससे हमने दोनों गाँव में पानी पहुँचा दिया है। जी और पानी पहुँचा के, ये आज से बात नहीं है, 2013 से मैं बता रहा हूँ, 2013 में हमने शुरू किया था वो, जी 2014 से ऑपरेशनल हो गया था हमारा प्रोजेक्ट। जी अभी तक वो बरकरार है और वहाँ ज़्यादातर डिपार्टमेंट जाके काम कर रहे हैं। जी। लाइक केस स्टडी उनके साथ बहुत अच्छा केस स्टडी है। हमारा जो प्रेसिडेंट था किसान यूनियन का, हमने जो वहाँ पे उनका समूह का सदस्य सबको बना के और उसका अध्यक्ष बनाया हमने, चेयरमैन, जी उनको पद्मश्री मिला है 2021 का, तो वो हमारा ही प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो पलायन रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है कि कृषि को लाभप्रद करना है, और लाभप्रद करने के लिए आपको नई तकनीकें अपनानी पड़ेगी। जी अगर कृषि को लाभप्रद करना है, नई तकनीकों के साथ साथ पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो पानी को किस तरह से आप वहाँ पे पेरिनियल सोर्सेज से उपलब्ध करा सकते हैं, वो पहाड़ में बड़ा आसानी से हो सकता है, जो हम टेक्नोलॉजी आपको बताए, जी इंटर वाटरशेड वाटर ट्रांसफ़र। तो इस तरह की तकनीकों का उपयोग करके, नई तकनीकें जो हमारे पास हैं, तो यही इस मिशन का खास एक तरह का जो ऑब्जेक्टिव है कि नई तकनीकों को और हम किसानों के पास लेके जाएं और उनको बताएं और समझाएं, और ये नई तकनीकें वहाँ पे अगर अडॉप्ट होंगी, किसान लोग इसको अपनाएंगे, तो वहाँ पे उनकी कृषि लाभप्रद होगी, और जब कृषि लाभप्रद हो जाएगी तो माइग्रेशन भी रुकेगा। तो ऐसे में जो जिस तरीके से एसएचजीज को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, स्वयं सहायता समूहों को, किचन फार्मिंग कराई जा रही है, एफपीओज बनाए जा रहे हैं, वो सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, एसएचजी हो, एफपीओ हो, वो इसी मिशन के साथ हैं। इसी मिशन के लिए है कि कृषि को किस तरह से विकसित करें, किस तरह से विकास करें। विकास करने का सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे सामने कि कृषि को और लाभप्रद हम कैसे बनाएं, तो उसमें एसएचजी का फॉर्मेशन करना है या फिर एफईओ का फॉर्मेशन करना है, कि जिससे कि हम कम्युनिटी लेवल पे या एक सामूहिक रूप से अपना विकास कर सकें। कुछ कार्य हो सकता है कि अकेला ना कर पाए, जी तो वो सामूहिक करने पड़ेंगे, जी तो फिर आपका कॉन्सेप्ट एसएचजी जो एसएचजी का आ जाता है। उसके अलावा एक यूजी होता है, यूजर ग्रुप, जी उसका आ जाता है। फिर उससे बेटर और जो मार्केटिंग और आपकी बहुत सारी चीज़ें देखेगा, उनका डायरेक्ट संपर्क मार्केट से होता है, तो वो एफपीओ का वो इनपुट भी जुटाएगा एफपीओ, और प्रोडक्ट को मार्केट भी करेगा एक सामूहिक रूप से। तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कृषि का विकास हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इन चीज़ों का भी समावेश इसमें रखा गया है कि केवल अकेले किसान के लिए ही नहीं सोचना है, पूरी एक कम्युनिटी के लिए सोचना है, पूरे सामूहिक रूप से किस तरह से हम अपने गाँव में, खासकर से उत्तराखंड में, इन तरह की चीज़ों का विकास कर सकते हैं। अभी भी हमारी कृषि बहुत पिछड़ी हुई है उत्तराखंड में, अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ हमारा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत एक तरह से पोटेंशियल है, एक तरह का बहुत अभी चांसेस है वहाँ पे डेवलप करने के। खासकर से पानी के बारे में जब मैंने आकलन किया यहाँ पे उत्तराखंड में, अकेली एक टेक्नोलॉजी इंटर वाटरशेड वाटर ट्रांसफ़र की जो तकनीक है, उससे ही करीब करीब जो आज हमारा 10% है सिंचित एरिया, पहाड़ वाला, मैं नीचे की बात नहीं कर रहा, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को आप छोड़ दें, पहाड़ी वाले जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें मुश्किल से 10% जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो सिंचित है। उसको हम 10 को जो है 40 तक लेके जा सकते हैं अगर ये तकनीक और इस तरह से जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, इंटर वाटरशेड वाटर ट्रांसफ़र, इन सब तकनीकों का उपयोग अगर किया जाए तो हम यहाँ संचित क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, और सामूहिक तरीके से क्लस्टर्स बेस्ड अप्रोच अपना के हम अपने एरियाज़ को डेवलप कर सकते हैं कि ये एरिया, फला एरिया लाइक जौनसार गोभी टमाटर हो गया, फला एरिया भाई ये मंडवा झिंगोरा या इस तरह की क्वालिटी का हो गया। तो उस तरह की ऑलरेडी कार्य चल रहा है, और इन चीज़ों को भी बताना ज़रूरी है इस मिशन के तहत। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह की इम्पैक्ट आएगा। हम लोगों की सोच तो यही है, उसी तरह की होप है हमारी कि इसका एक अच्छा इम्पैक्ट होगा, और इसके लिए हम अपने
जो माननीय कृषि मंत्री हमारे हैं श्री शिवराज चौहान जी, वो इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और यहाँ पे भी शायद उनका आने का प्रोग्राम है। तो बड़ा अच्छा लगेगा और सब लोग इसमें प्रोत्साहित हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, वैज्ञानिकों के साथ संवाद कर रहे हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, हमारी एक नया इनिशिएटिव है। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरी दुनिया जब उत्तराखंड की तरफ देखती है तो योगा और वेलनेस की तरफ भी देखती है, साथ ही साथ अब उत्तराखंड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, जैविक खेती। जब हम बाहर जाते हैं तो कई जगह के जो उत्पाद मांगे जाते हैं कि आप जो है हर्षिल की राजमा दिखाइए, जीआई टैग इसको मिला है, पहाड़ का च्यूरा घी है, इसको जीआई टैग मिला है, कई उत्पाद हैं हमारे जो जीआई टैग मिल चुका है जिनको। आपको लगता है कि जैविक खेती की तरफ अगर उत्तराखंड बढ़े तो एक नया एस्पेक्ट हम खोल सकते हैं दुनिया के समक्ष अपने लिए, राजस्व की बढ़ोतरी के लिए, काश्तकारों की भलाई के लिए, किसानों के लिए? ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें आप जैविक खेती की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, या अब आजकल रीजनरेटिव एग्रीकल्चर लोग बोल रहे हैं जी, कुछ लोग बोलते हैं एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस जी, एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस के थ्रू फार्मिंग आपको करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए आज की डेट में याद कर रहे हैं इन चीज़ों को कि हमारे इकोसिस्टम, हमारे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है जी। कुछ हमारे जो क्रियाएं हैं उनसे हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसे नुकसान हो जा रहा है। तो उस नुकसान को रोकने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है हम इस तरह की अप्रोचेस पे ध्यान दें जिससे कि हमारी कृषि एक तरह के सस्टेनेबल कृषि की तरफ बढ़े। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे के पूरे एरिया को ही ऑर्गेनिक कर दें या पूरे एरिया को प्राकृतिक कर दें, ऐसा संभव नहीं होगा। हम धीरे धीरे करके कुछ पैचेस में जहाँ पे हम एक तरह की मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को हार्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कि भाई हमारा यहाँ प्राकृतिक प्रोडक्ट आएगा तो उससे हमें अच्छी प्राइसेस मिलेंगी, सो दैट कैन बी, उस तरह से सोचा जाए, इसी तरह से ऑर्गेनिक का सोचा जाए। और बहुत जगहों में इस तरह के भी हमारे पास में रिजल्ट्स हैं कि अगर सही मात्रा में फर्टिलाइज़र का भी यूज़ किया जाए जी, सॉइल टेस्ट बेस्ड हमारा एक बहुत बड़ा मिशन रहा है, खासकर से हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा अच्छा मिशन रहा है, अभी भी वो चालू है, सॉइल हेल्थ मिशन के रूप में। तो उसमें सारे सॉइल हेल्थ बनाए गए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए। तो उस टेस्ट के बेसिस पे अगर हम अपने फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करें तो उससे कई बार हम लोग फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं और उनका सदुपयोग होगा। उससे हमारी मिट्टी की स्वास्थ्य पे असर नहीं पड़ेगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। और हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग जो बोल रहे हैं, प्राकृतिक खेती जिसको आप कह रहे हैं, या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, इसका अच्छा स्कोप है। और हम क्लस्टर बेसिस पे या कहीं पैचेस में या कहीं पे कम्युनिटी बेसिस पे अगर इसको करें तो उसका हमारे किसानों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा हमें कि जहाँ पे हमारा फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी, हमारे जो थिंक टैंक्स हैं या हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, वो सारी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो हमें फूड सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी, अपने सस्टेनेबिलिटी का भी देखना है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी देखना है, तो सही तरीका अपनाना है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं नीलगिरी में 15 साल रहा, वो पहाड़ी क्षेत्र है पूरा जी, मेरा शुरुआत वहीं से शुरू हुआ जी, वो ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट के रूप में है। तो मुझे उस टाइम एक प्रोजेक्ट दिया गया था भारत सरकार की तरफ से, तो मैं पाया उसके रिजल्ट इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो होता है जी, जिसमें आप अपने घर का जो गोबर है, जो कूड़ा करकट है, उससे जो खाद बनती है, बायो फर्टिलाइज़र आजकल अवेलेबल है, और थोड़ी क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र भी आपकी सॉइल टेस्ट बेस्ड, आपके कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो अमेंडमेंट के रूप में यूज होते हैं। कहीं एसिड सॉइल है तो वहाँ पे आपको लाइम डालना पड़ेगा जी।
तो इन सब चीज़ों का समावेश करके अगर आप अपनी खेती को करेंगे जी। तो वो लाभप्रद भी होगी, मिट्टी के स्वास्थ्य पे उसका असर भी नहीं होगा, मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहेगा और हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी। जी, ये वो सलाह है जिसके लिए जो है एक नव जागरण जो है विकसित कृषि संकल्प के जरिए हम करने जा रहे हैं। सर, आपसे एक अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड के जितने भी किसान हैं, अब जिस तरीके से ये जन जागरण हो रहा है, नव जागरण हो रहा है, ये अभियान चलाया जा रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस अभियान के लिए उत्तराखंड के किसान? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मेरा सबसे प्रार्थना है कि आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। जिस गांव का भी सिलेक्शन किया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन हुआ है, हमारे इंस्टीट्यूट लेवल पे सिलेक्शंस हुआ है, गांव का, ब्लॉक्स का, डिस्ट्रिक्ट्स का, तो जहाँ जहाँ पे जिसके यहाँ भी हमारी विशेषज्ञों की टीमें आपके पास आ रही हैं, उनका आप सहयोग करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपनी समस्याओं को उनके साथ साझा करें और उनसे पूछें कि इसके लिए क्या हो सकता है, किसके लिए क्या हो सकता है। तो उनसे आपको दोनों को फ़ायदा होगा, हमारे किसान भाइयों को भी फ़ायदा होगा और इससे हमारे वैज्ञानिक लोगों को भी फ़ायदा होगा। किसानों को भी फ़ायदा और वैज्ञानिकों को भी फ़ायदा होगा। एक नया अध्याय कृषि में हम देखने जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे डॉक्टर धर्मवीर जी आपका दूरदर्शन देहरादून से जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो साप्ताहिक संवाद की इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।